आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मतलब मानव भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति क्या है एवं इसके विषय क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो पहला प्रश्न होगा, भूगोल क्या है। भूगोल क्या है या भूगोल किसे कहते हैं, या भूगोल से आप क्या समझते हैं। भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, या भूगोल से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा भूगोल, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी लैटिन भाषा के शब्द जियो और ग्राफी के मिलने से बना है। जियो और ग्राफी के मिलने से बना है। इसमें जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफी का अर्थ अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। मतलब जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। अर्थात वह विषय जिसमें पृथ्वी के उत्पत्ति, संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विषय को हम भूगोल कहते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है, मानव भूगोल क्या है, या मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों के मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के बीच स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मतलब अलग अलग विद्वानों ने मानव भूगोल को अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया है। तो मानव भूगोल को परिभाषित करें या मानव भूगोल के परिभाषा को लिखें। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल क्रियाशील मानव, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और मानव भूगोल की यह परिभाषा कुमारी सैंपल ने दिया था। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रकृति को स्पष्ट करें। मानव भूगोल के प्रकृति को स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करें। तो आपका उत्तर होगा मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों, मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा उस पर पड़ने वाले भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। क्योंकि प्रकृति तथा मानव अविभाज्य हैं, एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि प्रकृति और मानव को अलग नहीं किया जा सकता है। मानव का अध्ययन प्रकृति का अध्ययन है और प्रकृति का अध्ययन मानव का अध्ययन है। अतः मानव भूगोल प्रकृति में सभी भौतिक और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करने का विषय है। अगला प्रश्न है, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। मतलब मानव के प्रकृतिकरण का मतलब होता है मानव का पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहना। मानव का पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहना। तो प्रश्न है, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा
मानव का प्राकृतिकरण से हमारा आशय, हमारा मतलब उस प्रक्रिया से है जब मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। अर्थात वह अवस्था जब मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया, मतलब मानव जब पूर्णतः अपने आप को प्रकृति पर निर्भर कर लिया, प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल लिया, जैसा प्रकृति ने चाहा मानव को उसी के अनुसार बना दिया, उसी के अनुरूप बना दिया, तो इसी प्रक्रिया को हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? जस्ट उसके उल्टा होगा, मानव के प्रकृतिकरण का विपरीत हो जाएगा। ये मानव का प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, आज मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से, आज मनुष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से भूपटल के, मतलब धरती के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर अपना छाप छोड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप धरती पर जहाँ भी देखें, जिस स्थान पर देखें, मानव कुछ नया नया कर रहा है। जैसे सड़क बना रहा है, बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बना रहे हैं। तो प्रकृति पर मानवीय प्रयासों का छाप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब पहले जहाँ देखो वहाँ जंगल ही जंगल था, पेड़ ही पेड़ था, लोग गुफा में रह लिया करते थे। आज जंगल में भी अट्टालिकाएं बन गई हैं। जहाँ देखो मानव के द्वारा निर्मित नया नया स्थलाकृतियाँ देखने को मिल रहा है। तो हर जगह प्रकृति में मानवीय छाप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संभववाद क्या है? संभववाद क्या है या संभववाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संभववाद मानव भूगोल की एक विचारधारा है। संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। इस विचारधारा के प्रवर्तक फ्रांस के इतिहासकार संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। इस विचारधारा के प्रवर्तक फ्रांस के इतिहासकार लुसियन फेवरे हैं। इस विचारधारा के अनुसार कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। संभववाद विचारधारा कहती है कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, हर जगह संभावना है और मानव संभावनाओं का स्वामी है। इस स्वामी होने के नाते इसके उपयोग का निर्णय करता भी मानव है कि हम प्रकृति के तत्वों को कैसे चुनें, उसका हम कैसे प्रयोग करें। पेड़ है तो उसका हम कैसे प्रयोग करें, मिट्टी है तो प्रयोग कैसे करें, पर्वत को हम किस रूप में प्रयोग करें, नदी के जल का किस रूप में प्रयोग करें। इसी को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रश्न, नवनिश्चयवाद क्या है या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद क्या है या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? आपका उत्तर होगा, नवनिश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। नवनिश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है, एक शाखा है। इस विचारधारा के प्रवर्तक अमेरिका के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ने मानव के सामने अनेक सारे सीमाएं निर्मित किया है। यदि मानव अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है, संपूर्ण विकास करना चाहता है, तो वह प्रकृति के सीमाओं का अतिक्रमण न करे, प्रकृति में ज़्यादा हस्तक्षेप न करे, उसके अंदर ही रहकर बुद्धि निर्णय ले। इस विचारधारा के अनुसार ना तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न मानव का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यह विचारधारा कहती है मानव महानगर के चौराहे पर खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस के समान है, या प्रकृति महानगर के चौराहे पर खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस के समान है।
जो किसी यात्री के गति को तेज कर सकता है, मंद कर सकता है, लेकिन उसके दिशा को बदल नहीं सकता है। इसलिए ग्रिफिथ टेलर ने कहा रुको और जाओ निश्चयवाद। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के कुछ नवीन विचारधाराओं का नाम लिखें। मानव भूगोल के कुछ नवीन विचारधाराओं का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं निम्नलिखित है। नंबर 1 कल्याण परक भूगोल या कल्याणवादी भूगोल, मानवतावादी भूगोल, अमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। मतलब कल्याणवादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा या भूगोल, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के क्रमिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखें। मानव भूगोल के क्रमिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं को लिखें। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल के क्रमिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं। मानव भूगोल के क्रमिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं। पहला आरंभिक उपनिवेश काल, दूसरा उत्तर उपनिवेश काल, तीसरा अंतर्युद्ध अवधि के मध्य 1930 का दशक, चौथा 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, पांचवा 1970 का दशक और छठा है 1990 के दशक और उसके बाद की अवस्था। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखें। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1 सामाजिक भूगोल, नंबर 2 नगरीय भूगोल, नंबर 3 राजनीतिक भूगोल, नंबर 4 जनसंख्या भूगोल, नंबर 5 अधिवास भूगोल, नंबर 6 आर्थिक भूगोल। और अंतिम प्रश्न है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखें। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्यवहारवादी भूगोल, समाज के कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो यह है 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप लोग इसको सुने और निश्चित तौर पे सुनने के बाद अपने फेयर के कॉपी में लिख ले। धन्यवाद।